हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या होती है। देखो, WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो हेल्थ है किसी भी पर्सन की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ये तीनों ही सही होनी चाहिए, तभी उस पर्सन को बोला जाएगा हेल्दी पर्सन। ठीक है। सिर्फ उस पर्सन में अगर कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, अगर उस पर्सन में कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन हेल्दी है। उस पर्सन को हेल्दी तभी कह सकते हैं जब वो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, सोशली भी हेल्दी हो। ठीक है। अब देखो, हेल्दी पर्सन की पहचान क्या होती है। जो हेल्दी पर्सन होता है ना, वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। ठीक है। और एफिशिएंटली वो अपने कामों को करता है। इसके साथ साथ डिफरेंट सिचुएशंस में एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है। ठीक है। वो इरिटेट नहीं होता, वो डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अच्छे से फेस करता है। ठीक है। अब देखो, जो हेल्दी पर्सन है वो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से खेलता है, अपने घर में हेल्प भी करवाता है और चैलेंजेस को भी फेस करता है। ठीक है। इसके अलावा जो हेल्दी पर्सन है वो अपने पीयर ग्रुप में भी अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। और सोसाइटी के मेंबर्स के साथ भी अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। देखो, न्यूट्रिशियस फूड खाकर, हाइजीन मेंटेन करके, मतलब प्रॉपर ब्रश करना, ठीक है, प्रॉपर टीथ ब्रश करना, उसके बाद हैंड वॉश अच्छे से करना, डेली नहाना, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। इसके अलावा जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना, डेली एक्सरसाइज करना, अच्छे से सोना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ठीक है। चीज़ों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। अब देखो, अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ एक स्टेप फॉलो कर लो तो आप हेल्दी रहोगे, नहीं, आपको सभी चीज़ें कलेक्टिवली फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। तभी आप हेल्दी रह सकते हो। ठीक है। अब मान लीजिए, अगर आपने न्यूट्रिशियस फूड खा लिया, ठीक है, लेकिन जहां आप रह रहे हो वो जगह आपने क्लीन नहीं रखी, ठीक है, हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो उस कंडीशन में आप हेल्दी नहीं रहोगे। ठीक है। ये सभी चीज़ें कलेक्टिवली फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी हम सभी हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फर्स्ट है, अगर आप डेली बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स पर टाइम स्पेंड करते हो, डिजिटल स्क्रीन्स पर टाइम स्पेंड करते हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर आप डेली फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप लेट सोते हो रात में या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेते, मतलब प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मील स्किप कर देते हो, स्पेशली ब्रेकफास्ट टाइम का जो मील है वो स्किप कर देते हो, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखो, डेली 3 टाइम खाना खाया जाता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट में आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, मतलब इस तरह का खाना खाना चाहिए जिसमें फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो एंड होल ग्रेन्स भी हो। ठीक है। इससे आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, जो प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। घर से बाहर आपको वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। इससे भी आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करना चाहिए। ठीक है। देखो, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करते हैं तो उससे हमारी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स रहता है। ठीक है। इससे हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अच्छे तरीके से सोते हैं, मतलब प्रॉपर नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की, तो उससे आपकी बॉडी को भी आराम मिलेगा और आपके माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेली योगा करना चाहिए। ठीक है। और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे प्राणायाम। तो योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
देखो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। इन सभी को नहीं लेना चाहिए, मतलब इन सभी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी एंड माइंड इनके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम सही नहीं हैं, हम बीमार हैं। ठीक है, देखो हमारी जो बॉडी है ना उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ साइन आते हैं। तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स वो होते हैं जिनको हम फील करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को हम फील करते हैं, सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, सिम्टम्स को हम फील करते हैं। जैसे पेन, ठीक है, जैसे पेन हो गया, हमारे सर में दर्द होता है, हमारे स्टमक में दर्द होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, हम टायर्डनेस, मतलब हमें टायर्डनेस हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो सिम्टम होते हैं। और साइन क्या होता है? साइन वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें फीवर आता है तो बॉडी टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन सिम्टम्स एंड साइन की वजह से जो डॉक्टर है उसको ये हेल्प मिलती है समझने में कि कौन सी चीज़ है जो हमें बीमार कर रही है। ठीक है, देखो साइन जो हैं उनको हम देख भी सकते हैं, उनको हम मेज़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें फीवर आता है हम बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं ना थर्मामीटर से। कॉफ, जब हमें खांसी आती है तो ये क्या है? इसको हम देख सकते हैं ना। रैशेज़, हमारी बॉडी पे रैशेज़ आते हैं या फिर रेडनेस होती है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा बीपी जो है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया? सिम्टम्स एंड साइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इस तरह से मतलब सिम्टम एंड साइन से हम पता लगा सकते हैं, डॉक्टर पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें बीमार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या होती है? देखो डिजीज़ वो कंडीशन है जो कि आपकी बॉडी और माइंड की नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब डिजीज़ होती कब है? अब देखो जब कोई एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनिंग बंद कर देता है तब बोलते हैं कि डिजीज़ हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है बॉडी की, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। ठीक है, तो वो क्या है कि बॉडी का ही एक पार्ट है जिसने अपनी फंक्शनिंग बंद कर दी है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डिजीज़ ही कहेंगे, है ना। देखो अभी हमने पढ़ा कि डिजीज़ क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ मेनली दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पैथोजेंस की वजह से होती हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ही एग्जांपल बताएं जो आपकी बुक्स में है। ठीक है, अब देखो होता क्या है जनरली, ये एक अनहेल्दी पर्सन है, सपोज इसको है चिकन पॉक्स है, इसको चिकन पॉक्स है। ठीक है, अब एक हेल्दी पर्सन है, जब वो इसके कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, जो चिकन पॉक्स का वायरस था वो इस हेल्दी पर्सन को भी लग गया, जिसकी वजह से इस हेल्दी पर्सन को भी चिकन पॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये पैथोजन की वजह से होती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इस पर्सन से, इस अनहेल्दी पर्सन से इस हेल्दी पर्सन में ये डिजीज़ लग गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पर्सन अनहेल्दी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो किस कारण से होती हैं और वो कैसे स्प्रेड होती हैं, मतलब कैसे फैलती हैं। अब देखो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पैथोजन्स की वजह से होती है। पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ये पैथोजन्स हैं ये हमारी बॉडी में एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब हम ब्रीथ करते हैं तो उस एयर के थ्रू भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं और डिफरेंट वेज होते हैं उनके थ्रू ये पैथोजन्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन वे हैं जिससे जो पैथोजन है हमारी बॉडी में जा सकते हैं। देखो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, और उसी एयर में हम भी सांस ले रहे हैं तो जो वायरस है हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, हम बीमार हो सकते हैं। या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उससे हाथ मिला रहे हो तो क्या होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उसके जो भी हाथ में बैक्टीरिया वायरस होगा वो आपको भी लग जाएगा, है ना। साथ में अगर मान लीजिए आप इन्फेक्टेड पर्सन का
कोई पर्सनल सामान शेयर कर रहे हो, जैसे रेज़र हो गया, ब्रश हो गया, तो उससे भी आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू होती हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, ये एयर के थ्रू, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, पर्सनल आइटम शेयरिंग के थ्रू भी जो पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि पैथोजेंस की वजह से नहीं होती और ना ही ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पैथोजेंस की वजह से नहीं होती, ना ही वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं। तो फिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कैसे हैं? देखो, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, पुअर डाइट की वजह से होती हैं, और वो एनवायरनमेंट जहाँ हम रह रहे होते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट पुअर है तो उस एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो उस जगह पर जो भी पर्सन रह रहा है, ठीक है, तो उसको सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो और अस्थमा क्या है? अस्थमा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये किस वजह से हो रही है? इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, है ना। इसी तरह से डायबिटीज़, कैंसर, देखो जो कैंसर है वो पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइट की वजह से होता है। इसी तरह से जो डायबिटीज़ है वो भी पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। देखो, जो हम खाना खाते हैं यानी कि जो हम डाइट लेते हैं, अगर उसमें किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, ये डिजीज़ स्कर्वी भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकती है, ग्वाइटर भी हो सकती है, रिकेटस भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज़ किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है, तो इस डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, और जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, ये किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती है। ठीक है, और ना ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगती है, ये होती है पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर डाइट की वजह से। ठीक है, और इसको डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, इसीलिए इसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। अब यहाँ डायग्राम में देखो, जो स्कर्वी डिजीज़ है ये विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, एनीमिया विटामिन ए की वजह से होता है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरह से जो रिकेटस है यानी कि जो बोन्स अगर वीक हो जाती है, तो जो बोन्स वीक हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? रिकेटस। ठीक है, और वो होता है विटामिन D3 की वजह से। ठीक है, जब बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है रिकेटस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं? देखो, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं। ठीक है, जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं मेनली उन्हें कहा जाता है जो 3 महीने से ज़्यादा हमारी बॉडी में रहती हैं। ठीक है, अब देखो क्रोनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल है कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, ये हमारी बॉडी में लाइफ टाइम ही रहती हैं। और जो कैंसर है ये ट्रीटेबल है, मतलब इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर टाइम से पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़, मतलब डिजीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो, जो हमारी बॉडी है ना उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, और इस नेचुरल एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी में अपने आप ही मतलब एक नेचुरली एबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके, और इस नेचुरल एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर
एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, और इस स्पेशल सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। अब देखो, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं लाइक पोलियो, मीज़ल्स, टेटनस एंड हेपेटाइटिस। ये डिज़ीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में कभी ना हो, इसके लिए आपको चाइल्डहुड में यानी कि आपके बचपन में ही इनकी वैक्सीन दे दी जाती है। ठीक है, जब आपको वैक्सीन दे दी जाती है तब आपको ये डिज़ीज़ कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जो वैक्सीन्स हैं वो क्या करती हैं? जो वैक्सीन है वो वायरस एंड बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकती है। ठीक है, जब आपको आपके बचपन में ही इन सभी की वैक्सीन दे दी गई है तो ये वाली डिजीज़ आपको कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो वैक्सीन हमें लगाई जाती है, जो वैक्सीन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी की किस तरह से हेल्प करती है ताकि हमें कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अब यहाँ पर देखो कि हमने कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन ली। ठीक है, तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर गई। अब वैक्सीन ने क्या किया बॉडी के अंदर? जो वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम की हेल्प करेगी ताकि इम्यून सिस्टम जर्म्स को रिकॉग्नाइज कर ले, और जर्म्स क्या होते हैं? वायरस एंड बैक्टीरिया को ही जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इम्यून सिस्टम ने जर्म्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, और जो ये एंटीबॉडीज़ हैं ये हार्मफुल जर्म्स को मार देती हैं। ठीक है, इस तरह से जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो जो वैक्सीन है वो एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब बॉडी के अंदर जब वैक्सीन गई, ठीक है, वैक्सीन की डोज गई तो उससे क्या हुआ? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। तो इस तरह की इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो वैक्सीन है वो बनती कैसी है। देखो वैक्सीन बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है कि वैक्सीन बनाने के लिए या तो वीक पैथोजन का यूज़ किया जाए या फिर डेड पैथोजन का यूज़ किया जाए। जो पैथोजन है वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो वैक्सीन बनाने के लिए सिर्फ वीक या फिर डेड पैथोजन का ही क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो वीक और डेड पैथोजन है ये बॉडी में जाने के बाद, मतलब ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद किसी तरह की कोई डिजीज़ कॉज ना कर सकें। ठीक है, ये बस ये इतना काम करें बॉडी में जाने के बाद कि ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करें। ठीक है, अब देखो वैक्सीन बनाने का सेकंड मेथड है कि वैक्सीन बनाने के लिए किसी पैथोजन के या तो इनएक्टिव पार्ट को यूज़ किया जाए या फिर हार्मलेस पार्ट को यूज़ किया जाए। ठीक है, जो ये इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट है वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, शुगर भी हो सकते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोटीन, शुगर और जो मॉलिक्यूल हैं ये है किसके? पैथोजन के। और जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। अब जो इस वे से वैक्सीन बनाई जाती है उसका काम क्या होता है? वो वैक्सीन हेल्प करती है इम्यून सिस्टम की पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में, जो रियल पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसके अगेंस्ट फाइट करने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मतलब एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बीच में क्या रिलेशन है। देखो जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये डेडली डिजीज़ होती है और इसमें क्या होता है? पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और इस डिजीज़ से लाखों लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक डिजीज़ होती है काउ पॉक्स डिजीज़, ये होती है काउ के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो काउ है उसकी पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। अब जो एडवर्ड जेनर हैं ये एक डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर थे। इन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जिस भी ह्यूमन को, जिस भी पर्सन को काउपॉक्स डिजीज़ हुई है उस पर्सन को कभी भी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या देखा? जिस भी ह्यूमन को, जिस भी पर्सन को काउपॉक्स डिजीज़ हुई है उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने इस बात को कंसीडर करते हुए काउपॉक्स डिजीज़ का जो वायरस था उससे अपनी फर्स्ट वैक्सीन बनाई। ठीक है, और जो ये वैक्सीन थी किसके अगेंस्ट वर्क करती थी? ये वैक्सीन वर्क करती थी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन इन्वेंट की। ठीक है, और इस वैक्सीन से लाखों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं।
देखो, जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता, तब हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, तब हमें डिजीज़ हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे सिम्टम्स देखते हुए हमें मेडिसिन दे देता है। उन मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को मार देती हैं, मतलब जिस बैक्टीरिया से हमें डिजीज़ होती है ना, उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स मार देती है। अब देखो, जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने अगर हमें एंटीबायोटिक दी है तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ठीक है। अब देखो, जो एंटीबायोटिक्स हैं वर्क कैसे करती हैं। जो एंटीबायोटिक हैं वो बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरियल सेल को पहचान लेती हैं, मतलब जिन बैक्टीरियल सेल की वजह से इन्फेक्शन हुआ होता है उन बैक्टीरियल सेल को पहचान लेती हैं और उन्हें मार देती हैं, ठीक है। अब देखो, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस एंड प्रोटोजोआ पर काम नहीं करती, मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया को मार देती हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक हैं ये वायरस और प्रोटोजोआ पर काम नहीं करती, मतलब वायरस और प्रोटोजोआ को नहीं मारती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, नॉर्मली होता क्या है, जब हमें बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ होती है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है, ठीक है। अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया है ये बॉडी में से कंप्लीटली तो गए नहीं, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर सेम बैक्टीरिया अगेन एंड अगेन, इस मतलब सेम बैक्टीरिया से बार बार इन्फेक्शन होता है बॉडी में, और अगर आप सही से एंटीबायोटिक नहीं लेते, कंप्लीट कोर्स नहीं करते, तो क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया है ना, इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब आप कितनी भी फिर एंटीबायोटिक खा लेना, ये जो बैक्टीरिया है इस पर कोई असर नहीं होगा, मतलब एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो कितना भी आप ट्रीटमेंट करवा लो उसके बाद भी आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, जो ट्रीटमेंट है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जो डॉक्टर है ना, हमेशा देखना 3, 5, 7 दिन ऐसे दवाई देते हैं, तो आपको हमेशा इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब देखो, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो किस तरह से ह्यूमंस में स्प्रेड करेगा, ठीक है, किस तरह से एनिमल्स एंड प्लांट में स्प्रेड करेगा, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन को डिजीज़ होगी, और वो डिजीज़ किसकी वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से हुई है। अब इस बैक्टीरिया को हो गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इस बैक्टीरिया को हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिस वजह से एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही, जो एंटीबायोटिक है इस बैक्टीरिया को मार नहीं पा रही, क्योंकि इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। तो ये बैक्टीरिया इस पर्सन में कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया इस पर्सन की बॉडी के अंदर अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब जो ये पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती हैं। अब इस पर्सन की जो भी नर्स हैं जो केयर करेंगी उनमें भी ये बैक्टीरिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पर्सन से नर्सिस में जो हेल्थ वर्कर हैं उनमें बैक्टीरिया चला जाएगा, और बैक्टीरिया कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखो, जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है ये हॉस्पिटल की एयर, जो हॉस्पिटल में एयर है उसमें भी स्प्रेड हो जाएगा, हॉस्पिटल का जो सरफेस है उस पर भी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, तो जो हॉस्पिटल की एयर है, हॉस्पिटल सरफेस है, उससे कहाँ चला जाएगा, कम्युनिटी में, ठीक है। अब देखो, दूसरा मेथड ये भी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का स्प्रेड होने का,
कि ये जो पर्सन है, ये जो पेशेंट है, ये अपने घर भी जाएगा, है ना, घर भी तो जाएगा एक टाइम पे, और घर पे क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनमें भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक वे ये भी है कि जो ये पर्सन है जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है और उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बैक्टीरिया डायरेक्टली भी कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरह से स्प्रेड होता है। यहाँ पर देखो जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, इनको भी डिजीज़ होती है। ठीक है, अब अगर इनको बैक्टीरिया से डिजीज़ हुई और जो बैक्टीरिया है उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है तो क्या होगा। देखो जो एनिमल्स हैं उनका सभी चिकन वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, मिल्क भी होता है, एग्स भी होते हैं, तो क्या होगा, एनिमल से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो उनके इस प्रोडक्ट में, मिल्क है ना, उनका मीट हो गया या फिर जो एग हो गया, उसके थ्रू किस में चला जाएगा, कम्युनिटी में, ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाएगा, है ना। और जो भी एनिमल्स का फिसेस होता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मैन्योर की तरह कहाँ यूज़ किया जाता है, क्रॉप फील्ड्स में। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया किस में आ जाएगा, क्रॉप में आ जाएगा। और जो क्रॉप यील्ड होती है, क्रॉप से जो भी प्रोड्यूस होता है उसे कौन खाता है, उसे ह्यूमंस खाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो कहाँ चला जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा ह्यूमंस में। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कम्युनिटी में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस। देखो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ह्यूमन को अफेक्ट्स करती हैं, हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि इनका कॉजल एजेंट क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो डिजीज़, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये होता है वायरस की वजह से, और वायरस अटैक कौन से पार्ट को करता है, वायरस अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, मतलब वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स हैं नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कॉफ, बॉडी एक। ठीक है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथों को अच्छे से और बार बार वॉश करना। ठीक है, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, किसी के साथ भी पर्सनल आइटम्स शेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कवरिंग द माउथ एंड नोज यूजिंग अ मास्क। हमेशा जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाओ या फिर अगर आपको कॉफ या फिर स्नीजिंग प्रॉब्लम है तो आपको माउथ एंड नोज को मास्क से कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो सभी को कॉमन कोल्ड होता ही है, ठीक है, सबको पता है वायरस से होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, जब आपको जुकाम होता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और सबको सिम्टम्स भी पता है और सबको प्रिवेंटिव मेजर्स भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। जो चिकन पॉक्स है ये वायरस से होता है। ठीक है, और चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो स्प्रेड किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। ठीक है, अब जो ये वायरस है ये बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन। ठीक है, इसके सिम्टम्स है माइल्ड फीवर, ईची स्किन, रैशेज एंड ब्लिस्टर्स। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा जिस भी पर्सन को चिकन पॉक्स होते हैं ना उसकी पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स, मतलब लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, जिस किसी को भी चिकन पॉक्स हो जाता है उस पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में चला जाना चाहिए, मतलब ना उसे किसी से मिलना चाहिए और ना ही उसके पास किसी को जाना चाहिए, सिर्फ वही पर्सन उसके पास जाए जो पेशेंट की केयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है कि माउथ एंड नोज को कवर करना चाहिए। लास्ट है वैक्सीनेशन। देखो चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, बच्चों में वैक्सीनेशन होती है, बच्चों को जब बच्चे छोटे होते हैं ना तभी उनको वैक्सीन दे दी जाती है ताकि उनको ये वाली डिजीज़ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मीजल्स। मीजल होती है वायरस की वजह से, और वायरस किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू। ठीक है, मीजल्स का वायरस स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेज ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिस भी पर्सन को मीजल हो जाते हैं उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। ठीक है, और वही पर्सन उसके पास जाना चाहिए जो उसकी केयर करे। ठीक है, उसके अलावा किसी और को नहीं जाना चाहिए, और जो पर्सन
केयर कर रहा है पेशेंट की, उसको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। अब देखो, माउथ एंड नोज़ को कवर करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, और इसकी भी वैक्सीन होती है तो टाइम से वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए ताकि कभी भी आपको मीज़ल्स डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट डिजीज़ हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस, इसे टीबी भी बोलते हैं। ये होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है एयर के थ्रू, ठीक है। बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और इस डिजीज़ के सिम्टम्स है कॉफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, देखो अगर कोई पर्सन है उसको टीबी है तो ऐसा पर्सन जिसे टीबी है उस पर्सन से क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहोगे तो आपको भी टीबी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा माउथ एंड नोज़ को कवर करके रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, और इसकी भी वैक्सीन आती है तो आपको टाइम से इसकी भी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए डिजीज़ है ये वायरस की वजह से होती है, और ये वायरस स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड से, ठीक है। ये वायरस स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब गंदे पानी और गंदे खाने से, ठीक है। ये वायरस इन्फेक्ट करता है लीवर को, और हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स है फैटिग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस एंड पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, देखो जो ये वायरस है ये कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा हमें वो पानी पीना चाहिए जो साफ़ हो, मतलब पानी को पहले बॉईल कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसे पीना चाहिए, ठीक है। और जो खाना है वो हमेशा पका हुआ खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो बचपन में ही दे दी जाती है बच्चों को, ठीक है, मतलब बच्चों को लगा दी जाती है ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी हेपेटाइटिस ए नाम की डिजीज़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलरा डिजीज़। जो कॉलरा डिजीज़ है ये बैक्टीरिया से होती है, और बैक्टीरिया स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड से, ठीक है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। कॉलरा डिजीज़ के सिम्टम्स हैं डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया में आता है बार बार वॉमिट होना, बार बार पॉटी जाना, ठीक है, जो पतले दस्त हो जाते हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि ये कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, हमेशा पका हुआ खाना खाना और बॉइल्ड पानी पीना, ठीक है। लास्ट है वैक्सीनेशन, इसकी भी वैक्सीन आती है, टाइम से इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि कभी भी आपको ये डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू, ठीक है। ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स हैं, मतलब टाइफाइड के सिम्टम है हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर, डायरिया, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना, ठीक है, हमेशा पका हुआ खाना खाना, बॉइल्ड वाटर पीना एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखो जितनी भी डिजीज़ कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड से होती हैं उनके प्रिवेंटिव मेजर्स सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर है तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमेशा यही रहेगा कि हमेशा पका हुआ खाना खाना चाहिए और बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है एस्केरियसिस, ठीक है। ये डिजीज़ होती है वॉर्म्स की वजह से, एस्केरिस वॉर्म होता है उसकी वजह से होती है और वो दिखने में ऐसे होते हैं, ठीक है। ये जो वॉर्म्स हैं ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू, ठीक है। और ये वॉर्म्स इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन को। एस्केरियसिस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वॉर्म्स इन स्टूल, मतलब जो पॉटी होती है ना उसमें ये कीड़े निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस एंड एनीमिया, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, देखो क्योंकि ये कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। पका हुआ खाना खाना चाहिए, पका हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। और इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ की वैक्सीन है और कौन सी डिजीज़ की वैक्सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है मलेरिया। मलेरिया होती है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है।
और जिस प्रोटोजोआ की वजह से होती है उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब जो ये प्रोटोजोआ है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट के थ्रू, और वो इंसेक्ट क्या है? मॉस्किटो। ठीक है, देखो जो मलेरिया है, हम जानते हैं कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। होता क्या है, मच्छर के अंदर, ठीक है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके अंदर ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, जब मच्छर हमें काटता है तो ये प्रोटोजोआ मच्छर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब जो ये प्रोटोजोआ है वो कौन से बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं? स्किन को एंड ब्लड को। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल्स। ठीक है, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्योंकि ये मच्छर के काटने से होता है तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे? हमेशा मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए। घर से बाहर आप जा रहे हो तो लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहन के जाओ। ठीक है, अपने घर के आसपास जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो उस जगह को क्लीन करके रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है डेंगू फीवर। इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये होता है वायरस की वजह से। ठीक है, और ये वायरस स्प्रेड होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट के थ्रू, और वो कौन सा इंसेक्ट है? वो है मॉस्किटो। हमने सुना है ना कि जो डेंगू फीवर है वो मच्छर के काटने से होता है। अब जो ये वायरस है, ठीक है, जो ये डेंगू फीवर का वायरस है ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। देखो मच्छर के अंदर ये वायरस होता है, ठीक है, और जब मच्छर हमें काटता है तो मच्छर से ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो ये वायरस है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? वो पार्ट है स्किन एंड ब्लड। ठीक है, इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नोशिया। ठीक है, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, हमेशा लॉन्ग स्लीव्स के क्लोथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, उन एरियाज़ में जाने से अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और अपने घर के आसपास हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए, जहाँ पर भी पानी भरा हो उस जगह को क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमें कोई डिज़ीज़ ना हो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या फिर अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो गई है तब हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ आसपास हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, डेली हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाथों को अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन करना चाहिए ताकि जो हाथों पर लगे पैथोजेंस हैं वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है जब भी आपको कॉफिंग हो, स्नीजिंग हो, मतलब जब भी आपको छींक आए या फिर खांसी हो तो उस टाइम पे आपको अपने माउथ एंड नोज़ कवर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जब भी आप क्राउडेड प्लेस पे जाएं, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर जाएं, तब आपको मास्क पहन लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भी पर्सनल आइटम्स हैं आपकी उनको आपको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के पर्सनल आइटम्स आपको यूज़ करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा फूड को क्लीन रखना चाहिए, वाटर क्लीन रखना चाहिए और अपने घर को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको घर पर ही रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो और जो डिज़ीज़ है वो दूसरों को स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।